नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बिहार सरकार ने विधान मंडल के दोनों सदनों के पटल पर जातीय गणना की संपूर्ण रिपोर्ट को पेश किया है और आपको मालूम है कि इसे संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने पेश किया है। देखिए, इस रिपोर्ट के आने के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं, तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। और आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी भी मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद जी। तो हम ये सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो संपूर्ण रिपोर्ट पेश की गई है, ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको भी चौंका दिया? नहीं, देखिए, सारी जो तथ्य आए हैं वो चौंकाने वाले ही है। इसलिए कि आज जो रिपोर्ट आई है उसमें बिहार में 215 जातियां हैं जी। और उस जाति के हिसाब से किस जाति में सरकारी नौकरी करने वाले अधिक हैं, किस जाति में गरीब अधिक लोग हैं, किस जाति में इस हिसाब से शैक्षणिक उनकी स्थिति क्या है, सब अलग अलग आर्थिक स्थिति क्या है, पूरी रिपोर्ट आई है। और उसमें एक बात जान लीजिए कि अपर कास्ट में से हिंदू में 4 प्रमुख जातियां हैं, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ। उसमें रिपोर्ट ये कहता है कि सर्वाधिक गरीब भूमिहार है, जबकि कुछ और कहा जाता था, लेकिन भूमिहार सबसे गरीब निकले और सबसे अमीर कायस्थ। अब उसके हिसाब से यदि आप कहेंगे तो कायस्थ में 13% समथिंग है आबादी, तो वो अपर कास्ट में वो सबसे कम गरीब हैं। सरकारी नौकरी में भी उसी तरह की तस्वीर आई है कि किस जात के। और मैं आपको एक सेलिएंट फीचर जो आपको अभी बताऊंगा, जो आपने बात की है कि क्या चौंकाने वाली रिपोर्ट है। सचमुच जो एक रिपोर्ट आई है अपने आप में बिहार की एक आर्थिक सामाजिक आज़ादी के 75 साल के बाद क्या बिहार में लोग की हालत है। ठीक है कि अगड़े पिछड़े की राजनीति होती रही, पिछड़े अति पिछड़े की राजनीति होती रही, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी खजाने से 500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करके, और आज़ाद भारत में शायद बिहार पहला राज्य है जिसने जातीय गणना कराई। और 2 अक्टूबर को एक रिपोर्ट आ गई थी जिसमें ये बताया गया था कि किस जात की कितनी आबादी है। एक रिपोर्ट आ गई थी सभी जात की। उस समय भी उस रिपोर्ट को लेकर आपको याद होगा कि पूरा विवाद में अभी भी है। लोग उस पूरी रिपोर्ट को अविश्वसनीय कह रहे हैं। आपने देखा कि खासकर उसमें अभी होम मिनिस्टर आए थे और मुजफ्फरपुर की सभा में उन्होंने कहा कि यादव और मुसलमान की आबादी अधिक बढ़ा करके, और पूरी इस रिपोर्ट को ही उन्होंने भी एक तरह से आप कहेंगे कि खारिज किया है। बिल्कुल। अब रही बात कि आज जो रिपोर्ट आई थी इसकी प्रतीक्षा थी, और विधानमंडल के दोनों सदनों में जैसा आपने अपनी भूमिका बताई, आते ही फर्स्ट हाफ में विधायकों के बीच ये रिपोर्ट प्रचारित की गई है, और अब अभी सेकेंड हाफ में ये रिपोर्ट दोनों सदनों में पेश की गई है। और उसके कबल ही मीडिया के लोगों को रिपोर्ट सुलभ हो गई, और आपने देखा कि डिफरेंट समाचार चैनलों में और सोशल मीडिया में भी वो रिपोर्ट छा गई है। और उसमें इस तरह से जो भी उस रिपोर्ट के सेलिएंट फीचर हैं उसको विस्तार से जानकारी दी गई है। मैं भी आपको बताऊं, जो आपने प्रारंभ में सवाल किया कि बिहार में जाति गणना के हिसाब से किस जात की क्या स्थिति रही है, तो मैं आपको बताऊं कि अपर कास्ट में भूमिहार सबसे गरीब हैं। और वो उन गरीबी क्या है उनका कि उनका भी जो पैमाना है, सबसे गरीब हैं तो वो 27.58%, 27.58% भूमिहार गरीब हैं। ब्राह्मण हैं 25.32%, राजपूत हैं 24.89% और कायस्थ हैं 13.83%। अब ये कुल मिला जुलाकर एक तस्वीर आई है, तो ये परिवार के हिसाब से बताया गया है। मैं आपसे आगे बताऊंगा कि परिवार की भी गणना हुई थी कि बिहार में कितने परिवार हैं, आबादी की गणना हुई थी, उसमें हिंदू मुस्लिम कितने हैं ये गणना हुई थी, और फिर महिला पुरुष कितने हैं ये गणना हुई थी, राज्य के बाहर कितने लोग बिहारी बाहर रह रहे हैं उनकी भी गणना इस रिपोर्ट में दर्शाती है। तो ये कुल मिला कर उसी तरह से मैं आपको बताऊं कि बिहार में सरकारी नौकरी जो करने वाले कौन सी जाति में कौन लोग हैं ऊपर और कौन है नीचे, ये भी आप अपने दर्शकों को बताना चाहेंगी। तो मैं बताता हूँ कि किस जाति और किस धर्म में कितने लोग सरकारी सेवा में हैं। अब वो एक आंकड़ा बताता है, रिपोर्ट कहता है कि बिहार, रिपोर्ट में है कि बिहार में सामान्य वर्ग के लोग, जिसको आप जनरल कास्ट कहते हैं, वो 6,41,281 लोग सरकारी नौकरी में हैं। उसमें भूमिहार जाति के पास सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी 1,87,256 परिवार जो हैं
हैं, उनकी हिस्सेदारी है जो 4.99% होता है। 4.99%। उसी तरह से ब्राह्मण जाति सरकारी नौकरी में उनकी हिस्सेदारी 1,72,259 है और यह उनका 3.60% है। ठीक है। इसके बाद तीसरी जो हिंदू में सवर्ण जाति है राजपूत के पास सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी 1,71,933 है जो 3.81% है। और कायस्थ की जाति के पास सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी 52,490 दर्शाया गया है। वो सर्वाधिक सरकारी नौकरी में आज भी हिस्सेदारी सर्वाधिक कायस्थों की है। अच्छा। वो 6.68 दर्शाया गया है। अच्छा, मतलब सबसे अमीर भी कायस्थ और सरकारी नौकरी में सबसे ज्यादा भी हिस्सेदारी और आबादी भी कम, आबादी कम जी। लेकिन वो सरकारी नौकरी में भी हिस्सेदारी उनकी अधिक है जी। और आर्थिक रूप से वो ज्यादा संपन्न है। बिल्कुल। अब उसमें कुछ अपर कास्ट में जैसे अगर हम यादवों की बात करते हैं, मैं बताता हूँ, अपर कास्ट में कुछ मुस्लिम कम्युनिटी में भी अपर कास्ट के लोग हैं, तो उसमें 2-3 जातियां हैं, उनके बारे में उल्लेख करना मैं समझता हूँ कि समीचीन होगा। सामान्य जाति में शेख जाति है। अब शेख जाति की सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी है 39,595 लोग सरकारी नौकरी में हैं। अब उनका परसेंटेज है 0.79, मतलब 1% से कम है, 0.79% है। शेख सैयद पठान होते हैं, पठान जाति के पास उनकी हिस्सेदारी है, वो सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी है 10,517 और उनका कहीं ना कहीं शेख से अधिक 1.07 हिस्सेदारी है। ठीक है। और उसी तरह से फिर सैयद जाति है। सैयद जाति की सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी है 7,231, जो उनका परसेंटेज जो आया है वो आया है 2.42%। मतलब सबसे ज्यादा सैयदों की। हाँ, सैयद जो है सरकारी नौकरी में। अगर हम उनके शैक्षणिक और आर्थिक स्टेटस की बेसिकली बात करें, सब बताऊंगा। अभी फिर आप तुरंत अभी आपने सवाल पूछा है कि अगरों की तो आपने बता दी, पिछड़ों की भी हिस्सेदारी नौकरी में क्या है, ये आप जानना चाहेंगी। तो मैं बता रहा हूँ कि सरकारी नौकरी में शामिल पिछड़ी जातियों की बात करें तो उनका प्रतिशत भी इस प्रकार है। मैं बताता हूँ कि कुर्मी जाति 3.11% सरकारी नौकरी में उनकी हिस्सेदारी है। कुशवाहा की है 2.04, यादवों की है 1.55 और बनिया की है 1.96। दुसाध पासवान जाति की है 1.4। ये जो भी आंकड़ा बताता है कि सरकारी नौकरी में कुर्मी की हिस्सेदारी अधिक है। सर्वाधिक जो पिछड़ी जाति में आबादी भले यादवों से कम हो, लेकिन सरकारी नौकरी में उनकी हिस्सेदारी जो रिपोर्ट दर्शाता है वो बता रहा है कि 3.11% है। अब उसी तरह से पिछड़े वर्ग में 33.16% परिवार गरीब हैं। अत्यंत पिछड़े वर्ग में उसमें 33.58% जो बताया मैंने आपको फीसदी गरीब परिवार हैं। ठीक है। और अनुसूचित जाति में 42.93% फीसदी गरीब परिवार हैं। ठीक है। मतलब जो कास्ट वाइज जो मैंने आपको बताया कि पिछड़ी, अति पिछड़ी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में 42.70% परिवार गरीब हैं। अगर हम यादवों की बात करें, आगे मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये रिपोर्ट पेश होने के बाद जो मैंने मोटा मोटी बताया कि सामान्य वर्ग में 25% फीसदी गरीब परिवार है। ठीक है। उसी तरह से पिछड़े वर्ग में 33.16% गरीब परिवार हैं। अत्यंत पिछड़े में 33.58% है। मतलब जो 36% अति पिछड़ों की बिहार में आबादी दर्शाई गई है, उसमें से 33.58। मतलब अति पिछड़े की संख्या भी अधिक है, आबादी भी अधिक है और उसमें गरीबी भी अधिक है। ये मैंने आपको बताया। उसी तरह से अनुसूचित जाति में 42.93% गरीब परिवार हैं। ठीक है। और अनुसूचित जनजाति में 42.70% गरीब परिवार हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक अभी बात यादवों की करें तो यादवों की भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। अगर हम उनकी आर्थिक स्थिति की बात करें, आप बता रहे हैं आगे आपको जो बताया आपने कि 24 तो सर्वे रिपोर्ट आई थी उसमें 14.5% मतलब 15% जो बताया गया था कि यादव है। आगे मैं बताता हूँ उस रिपोर्ट में ये भी एक कैटेगरी है जो दर्शाया गया है। अब उसमें आपने जाना चाहिए एक शैक्षणिक स्थिति की आप भी रिपोर्ट जानिए। अब वो क्या है, बिहार में 22.67% आबादी के पास 1 से 5 तक की शिक्षा प्राप्त है। मतलब
बिहार में लगभग 23% आबादी है जो क्लास 1 to 5 की शिक्षा परिवारों में जी जी। और उसी तरह से 6 to 8 वाले जो शैक्षणिक है वो 14.33% ठीक है। उसी तरह से क्लास 9 to 10 का शिक्षा का परसेंट है 14.7%। ठीक है। 11 to 12 तक है शिक्षा का 9.19% और ग्रेजुएट की 7%। हाँ 7% मतलब सबसे चौंकाने वाले आंकड़े, सिर्फ 7% लोग ही ग्रेजुएट हैं बिहार में। ऐसा कैसे हो गया? और फिर जो अन्य कैटेगरी है जिसको आप कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, उसकी आबादी आज भी 31% है। जी। इतनी बड़ी आबादी में 13 करोड़ से अधिक की आबादी वाले प्रदेश में आज भी 31% लोग निरक्षर हैं। हाँ, इस कैटेगरी में नहीं आते हैं जो मैंने आपसे बताया। जी। तो ये दर्शाता है कि आज़ादी के 75 साल के बाद हमारे बिहार की शैक्षणिक स्थिति क्या है। स्कूल कॉलेज और जो आज हम शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, जिस पर इतना जोर डाला जा रहा है, आज हम शिक्षकों की एक इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जरूरत है स्कूल में शिक्षकों की, लेकिन शिक्षा की हालत क्या है? ये आंकड़ा दर्शाता है कि हम कहाँ पहुँचे हैं। हम कहाँ पहुँचे हैं और इतने सालों में क्या कुछ हुआ है बिहार के। अब आर्थिक रूप से गरीब परिवार में जो पिछड़ों वर्ग की बात आपने पूछा था, यादव में 35.87% परिवार गरीब है। 35.86 मतलब 14.5% की आबादी जो सर्वाधिक यादवों की है, उसमें 35 मतलब पिछड़ों में सबसे ज्यादा गरीबी है यादवों में। बिल्कुल, मतलब यादवों की आबादी 14% कुछ है और सबसे गरीब जो है आर्थिक रूप से एक जाति के हिसाब से सबसे अधिक यादव की आबादी भी है, तो गरीबी भी उनमें सबसे अधिक है बिहार में। उसके बाद दूसरा स्थान आता है कुशवाहा का। कुशवाहा में 34.32% गरीब है। जी जी जी। और फिर उसी तरह से बनिया में 24.62%, सुरजापुरी मुस्लिम उसमें है 29.33% और सोनार जाति में 26.58% गरीबी है। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब हमने देखा था कि जब जो है जातीय गणना के आंकड़ों को सार्वजनिक किया गया था तो उस वक्त भी बड़ा बवाल हुआ था, खूब विवाद हुआ था, क्या इसको लेकर भी अब विवाद रखा हुआ है? नहीं, स्वाभाविक रूप से देखिए, ये अभी तो एक बात आई कि जो जातीय गणना आई उसमें जैसा तो और तो छोड़ दीजिए, जब देश के होम मिनिस्टर ही कह रहे हैं, भरोसा नहीं। हाँ, भरोसा नहीं किया और कहा कि 2 जाति की आबादी बढ़ा दी गई है, मुसलमान और यादव की, और पूरी तरह से विपक्ष इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है। तो अब उससे संबंधित जो आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक रिपोर्ट आई है, इसकी विश्वसनीयता तो आज पहले ही दिन से आपको क्या लगता है जो एक तस्वीर दिखा गई है। फिर आपने अभी एक सवाल पूछा था, अब मैं ये बताता हूँ आपको कि आमदनी के हिसाब जो आर्थिक स्थिति में तो अभी गरीबी की बात मैंने बताई। अब जरा ये भी आपके दर्शक श्रोता जानना चाहेंगे कि उनकी मासिक आमदनी क्या है। हाँ, बिल्कुल। ये भी एक बड़ा चौंकाने वाली रिपोर्ट है। अब हम आज़ादी के 75 साल के बाद हम कहाँ पहुँचे हैं, हम अपनी आबादी को कहाँ ले गए? इतनी महीने में कितना कमा रहे हैं? अब वो देखिए, सामान्य वर्ग के पास अभी लगभग 25% आबादी है और उसकी मासिक आमदनी 6,000 से 6,000 रुपये तक। 6,000। हाँ, मतलब 25% जो सामान्य वर्ग के परिवारों में मासिक आमदनी 6,000 है। 6,000 सिर्फ। उसी तरह से 23% आबादी की मासिक आय जो पूरे संपूर्ण प्रदेश में जो अभी परिवारों की जनगणना हुई है, उसमें उनकी आय मासिक 6,000 से 10,000 है। 19% आबादी है जिसकी आमदनी 10,000 से 20,000 तक है। और फिर उसी तरह से 16% आबादी है जिसकी मासिक आय 20,000 से 50,000 है। 9% आबादी है जिसकी मासिक आय 50,000 से ज़्यादा है। पिछड़े वर्ग में 33% आबादी की मासिक आय 6,000 तक है। मतलब आज भी 6,000 महीने में ये तो कोई आमदनी ही नहीं। देखिए, एक बात मैं मानता हूँ कि बिहार में जो आज विभिन्न जातियों में बटे हमारी जात की राजनीति होती रही, लेकिन जाति का आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक उत्थान नहीं हो पाया। ये रिपोर्ट में जो भी लोचा रहा हो, जो भी अंगुली उठाई हो, लेकिन जो तस्वीर सामने दिख रही है वो इस बात का प्रमाण है कि हम आज़ादी के 75 साल के बाद कहाँ पहुँचे हैं। और मैं मानता हूँ, हाँ, इसलिए बिहार में के लोगों के लिए एक सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक विकास के लिए कहीं ना कहीं एक बड़े संसाधन की जरूरत होगी, विशेष योजना शुरू करनी होगी, विशेष रियायत देनी होगी। और मुझे लगता है फिर कि ये अभी तक बिहार से जो विशेष राज्य का दर्जा की मांग हो रही थी, वो बहुत, मुझे लगता है कि बहुत जायज मांग, बहुत जरूरी है। इसके बगैर कैसे लोगों की आर्थिक सामाजिक कैसे सुधार होगा? अच्छा, आपको क्या लगता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि
जब जातीय गणना के आंकड़ों को सार्वजनिक किया गया तो उस वक्त ये मांग होने लगी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या अब जब आर्थिक आंकड़े सामने आए हैं तो क्या फिर से कोई मांग होगी उनके उत्थान के लिए? दो तीन प्रमुख मांगे हैं। एक तो है कि इस गणना की इस अभी जो रिपोर्ट आई है आरक्षण का अभी जो 50% अभी है 50%, 27% पिछड़ों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, उस पिछड़ा वर्ग में 15% अति पिछड़ा के लिए, 12% पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति की आबादी और जनजाति की आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलता है। तो अभी जो ये रिपोर्ट आई है, सर्वे इसको आप कहेंगे, इस सर्वे के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी बढ़ गई है। 18% मुस्लिम अनुसूचित जाति की आबादी है, 2% जनजाति की आबादी है। तो आरक्षण की सीमा तो अब बढ़ानी होगी। मुझे लगता है कि अब चुनाव निकट है और जो बिहार में सत्तारूढ़ दल है, गठबंधन की सरकार है, मुख्यमंत्री ने केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक मोर्चा, तो मुझे लगता है एक आरक्षण का मुद्दा होगा जिसमें ये 50% का आरक्षण ये चाहेंगे। जो बात आपने सवाल की है कि जितनी जिसकी आबादी उतना उसकी हिस्सेदारी की बात होगी, तो एक आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग होगी। दूसरी बात ये होगी, आपको मुझे लगता है कि इसके साथ मैं मानता हूँ कि रिपोर्ट तो नीतीश कुमार ले आए हैं, लालू यादव ले आए हैं, ये उनके लिए गले का फांस भी बन सकती है। वही उसी पे मैं आने वाली थी कि मास्टर स्ट्रोक कहीं उल्टा ना पड़ जाए। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा सवाल होगा राजनीतिक हिस्सेदारी की। बिल्कुल। और अभी पिछले 30 साल से बिहार में लालू जी और नीतीश जी, अब ये किसी से छिपा नहीं है कि पिछड़ी जात से आते हैं और ये दोनों की अभी चल रहा है, दोनों भाई अभी सत्ता में हैं। अब तो जो 36% जो 27% वाले लोग, दो जाति के लोग राज कर रहे हैं और 36% वाले लोग में भी भूख जगी है, उन्हें भी हिस्सेदारी चाहिए, राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए। तो आर्थिक रिपोर्ट भी आ गई। संसद से विधानसभा तक अब उन लोग हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग करेंगे। जैसा आपने देखा कि होम मिनिस्टर ने अभी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जी को ललकारा कि भी आप अब जब जिस जो आबादी और हक की बात आप करते हैं हिस्सेदारी की, तो आप अति पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाइए। बिल्कुल, आप कुर्सी छोड़ तो ये जो बात अभी होने लगी, जो आपने कहा कि इस रिपोर्ट के बाद जो गले की फांस हो सकती है, अब तो परीक्षा देनी है लालू जी नीतीश जी को। कहा कि सत्ता में है जो मांग उठेगी, अति पिछड़ों की मांग उठेगी, नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। तो आप कैसे नजरअंदाज? अभी आपने सर्वे लाया है तो आपको तो उसके हिसाब से फॉलो करना होगा, विशेष योजना बनानी होगी, विशेष योजना चलानी होगी और उनको हक देना होगा। तो ये एक बात जो इसलिए मैंने आपसे कहा कि अब ये दायित्व ये अपने लिए भी चुनौती नीतीश जी ने बढ़ा ली है। बिल्कुल। और अब ये चुनाव में जरा सा भी चूक हुई तो महंगी पड़ेगी। अब स्वाभाविक है ना। अब ये देखिए, आप जब जनाकांक्षा उभरती है, किसी की उम्मीद जगती है, पूरी नहीं होती है तो निराश भाव होता है, क्षोभ होता है, कभी वही आंदोलन का रूप धरता है। तो अभी तो ये राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग होगी, स्वाभाविक ये मांग तो होगी। अब ये बात सही है कि अपर कास्ट लोग की जो आबादी रही, जो अगड़े पिछड़ों की, देखिए आरक्षण का ये मुद्दा नहीं है, अब ये मुद्दा है राजनीतिक हिस्सेदारी का। और जब 27% का आरक्षण की सीमा बढ़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट का भी तो 50% लागू है, कहीं इसके लिए संविधान संशोधन करना होगा। कई राज्यों में सीमा बढ़ाई मतलब ये जो मांग है वो दूर तक जाएगी। हाँ, मांग तो दूर तक जाएगी, ये मुद्दा बनाएगा। एक इसमें महत्वपूर्ण बात मैं मानता हूँ कि अब तक बीजेपी को एक झिझक थी। देखिए, वो कहती भी रही बीजेपी, अभी होम मिनिस्टर भी आए तो उन्होंने कहा कि मैं होम मिनिस्टर की चर्चा बात इसलिए कर रहा हूँ कि अब बीजेपी के सबसे प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़े नेता हैं। और जब उन्होंने कहा कि भाई भाजपा भी जातीय समर्थन करते हैं, मुझे लगता है कि देर सवेर, और अभी जो भारत की जनगणना होने वाली है संसद, उसमें जातीय गणना होकर रहेगी। हाँ बिल्कुल। अब ये केंद्र सरकार को, मतलब नीतीश कुमार का जो प्रेशर उन्होंने बनाया है वो बीजेपी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। नीतीश कुमार ने जो राह दिखाई तो बिहार ने राह दिखाई, अब देश को इससे अपनानी होगी, देश को अपनाना होगा। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं। देखिए, साफ साफ बता दिया है कि जब आज जातीय गणना की संपूर्ण रिपोर्ट पेश हुई है तो किस किस आंकड़े ने बिल्कुल चौंका कर रख दिया है। साफ कह दिया है कि अब जातियां अपना हिस्सा मांगेंगी और अब आप ये स्थिति में नहीं होंगे कि आप उनके हिस्से को या उनकी मांग को नजरअंदाज कर सकें। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।